हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है हमारा दूसरा लेक्चर ऑन द टॉपिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इस सीरीज पे आज मेरा दूसरा लेक्चर वीडियो है। एक लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी इस सब्जेक्ट पे अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने एकदम फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था। अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस हमने समझा था। ठीक है, तो बेसिक लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जो अकाउंटिंग का था, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2, बेसिक अकाउंटिंग पे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्म्स। ठीक है, एंड ये बेसिक टर्म जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के मैं इन टर्म्स को यूज करूंगी। तो आपको जब तक ये नहीं पता है कि इन टर्म्स का मतलब क्या है, दिक्कत होगी ना। तो इसीलिए हमें कुछ बेसिक जो टर्मोलॉजी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, वो हमें पता होनी चाहिए। तो वही हम आज के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कुछ टर्म है जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वैसे तो हमें ये टोटल 24 टर्म्स है, एन इस पे लिखा हुआ है, एंड बाकी ये टर्म्स हैं। तो ये सारे ही टर्म्स हमें डिटेल में पढ़ने हैं, लेकिन देखते हैं आज के लेक्चर में कितने कवर हो पाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये टर्मोलॉजी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं विद दिस टर्म कैपिटल। ये जो पहला टर्म है कैपिटल, इससे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल आता है, ये कैपिटल होता क्या है। व्हाट इज कैपिटल, कैपिटल क्या होता है। देखिए, कैपिटल का हिंदी में मतलब होता है पूंजी। तो कैपिटल वो अमाउंट है विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द इंटरप्राइज। जो इंटरप्राइज का ओनर है, वो अपने बिजनेस में इनिशियली जो भी पैसा डाल रहा है, उसी को कहा जाता है कैपिटल। पार्टनर्स अपने पार्टनरशिप फर्म में जो पैसा डाल रहे हैं, ठीक है, प्रोपराइटर अपने प्रोपराइटरशिप फर्म में जो पैसा डाल रहा है, या जो शेयर होल्डर कंपनी में पैसा डालते हैं, उसी को कहा जाता है कैपिटल। कैपिटल मतलब पूंजी। तो देखिए, मैंने लिखा है इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड। ये वो अमाउंट है जो इन्वेस्टेड इन एन इंटरप्राइज, किसी इंटरप्राइज में जो इन्वेस्ट किया जाता है बाई प्रोपराइटर, प्रोपराइटरशिप फर्म में प्रोपराइटर जो डालता है, या पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर जो पैसा डालते हैं, या कंपनी के केस में जो शेयर होल्डर पैसा डालते हैं, उसी को कहा जाता है कैपिटल। एंड ये टर्म जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैलेंस शीट में भी हम कैपिटल को शो करेंगे। लाइबिलिटी साइड में सबसे ऊपर शो किया जाता है कैपिटल। तो कैपिटल, अच्छा, दूसरी बात कैपिटल के बारे में ये क्या है कि कैपिटल इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये जो बिजनेस है, ये लाइबिलिटी है कैपिटल। आप सोचेंगे कि ओनर ने ही तो अपने बिजनेस में पैसा डाला है, तो ये लाइबिलिटी कैसे हो गई। तो देखिए, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आगे पढ़ेंगे। जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन का टॉपिक। बट अभी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन पढ़ेंगे। तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी बिजनेस एंटिटी, ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, या इसको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। ठीक है, दोनों को मिक्स ना किया जाए। ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। ओनर ने अगर पैसा डाला है बिजनेस में, इस ओनर ने अपने बिजनेस में पैसा डाला है, तो वो कंसीडर किया जाएगा कि ये बिजनेस की लाइबिलिटी है। आज नहीं तो कल इस बिजनेस को ये पे करना है, ये इसकी लाइबिलिटी है। ठीक है, तो यही है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसीलिए ये जो कैपिटल है, दिस इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस की लाइबिलिटी है टुवर्ड द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर की तरफ इस बिजनेस की ये लाइबिलिटी बनती है। ठीक है, मैं स्क्रीन को क्लियर कर रही हूँ। तो दिस इज कैपिटल, इसे कैपिटल कहते हैं। तो लाइबिलिटी क्यों है, ये बात तो समझ में आ गई ना, क्यों है लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी इसलिए है क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। वो कहता है कि ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, दोनों को मिक्स मत करिए। ओनर ने अगर अपने बिजनेस में पैसा डाला है, तो ये बिजनेस की लाइबिलिटी है कि उसे उसे पे करना है। ठीक, अब एक बात आती है कि जो बुक ऑफ अकाउंट में जो रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, वो क्या ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन किए जाते हैं, नहीं। जो बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन की जा रही है, वो बिजनेस की मेंटेन की जा रही है ना। तो बिजनेस के बुक ऑफ अकाउंट में तो जो कैपिटल, जो पैसा इस बिजनेस में आया है, वो बिजनेस के लिए क्या है, वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, वो उसे पे करनी है। ठीक, तो इसीलिए ये जो कैपिटल है, दिस इज द लाइबिलिटी। अब इस ये जो कैपिटल जो टर्म है, इसका कुछ और नाम भी है। कैपिटल को ओनर्स इक्विटी भी कहा जाता है, कैपिटल को नेट वर्थ भी कहा जाता है।
ये सेम कॉन्सेप्ट है। कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड ओनर्स इक्विटी, कहीं कहीं पे आपको ओनर्स इक्विटी के नाम से ही मिलेगा या नेटवर्थ के नाम से भी। ठीक है, तो दिस इज कैपिटल, इसी को कैपिटल कहते हैं। ओनर ने अपने बिजनेस में जो पैसा डाला है दैट इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक, अब कैपिटल वर्ड की बात हुई है तो ये एक इक्वेशन है, ये कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी। एंड अभी हम बहुत इनिशियल लेवल पे हैं, आज हमारा दूसरा लेक्चर है, तो अभी शायद ये नहीं समझ में आ रहा होगा। इसी को कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। वैसे अकाउंटिंग इक्वेशन डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, उस पर एक सेपरेट वीडियो होगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे। पर क्योंकि यहाँ पे कैपिटल की बात चल रही थी, तो कैपिटल से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन बनता है कि कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप बस अभी जान लीजिए कैपिटल क्या होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी। बाकी हम अकाउंटिंग इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो डिटेल में इसको मैं आपको बताऊंगी। जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट रिवीजन के पर्पज से पढ़ रहे हैं, या कॉमर्स के स्टूडेंट जो पहले पढ़ चुके हैं, अभी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए पढ़ रहे हैं, तो वो समझ रहे होंगे ये अकाउंटिंग इक्वेशन उन्होंने यूनिट 1 में पढ़ा होगा। हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में एक सेपरेट वीडियो उसमें बनाऊंगी, तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज कैपिटल, इसी को कैपिटल कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब दूसरा टर्म देखते हैं, दैट इज अकाउंट। ये भी एक वर्ड है जो बहुत यूज होगा। अकाउंट, अकाउंट का हिंदी में मतलब होता है खाता। ठीक है, अकाउंट का अगर मैं बेसिक फॉर्मेट आपको बताऊं, हम बहुत सारे अकाउंट बनाएंगे। अभी अकाउंटिंग में सबसे पहले तो हम जर्नल बनाएंगे, उसके बाद हम लेजर बनाएंगे। लेजर में मैंने बताया था ना लास्ट लेक्चर में कि राम से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन है वो राम अकाउंट में जाएंगे, मोहन से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन है मोहन अकाउंट में जाएंगे, बैंक से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन है बैंक अकाउंट में जाएंगे। तो बेसिकली वही हम टर्म पढ़ने जा रहे हैं, अकाउंट। अकाउंट होता क्या है? तो अकाउंट क्या है? अकाउंट इज द सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन या फिर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड। यानी किसी पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको एक हेड में रिकॉर्ड करना, उसको प्रेजेंट करना, इसी को अकाउंट कहते हैं। देखिए, अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। किसी एक पर्टिकुलर हेड के अंदर में ट्रांजेक्शन, उससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करना, दिस इज कॉल्ड अकाउंट, इसी को अकाउंट कहते हैं। ठीक है, अकाउंट का बेसिक फॉर्मेट जो होता है मैं आपको बता देती हूँ, स्ट्रक्चर जो होता है। जैसे ये है फर्नीचर अकाउंट, तो अकाउंट में सबसे पहले ये डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है, एक जेएफ होता है। जेएफ इज जर्नल फोलियो। वैसे इधर जेएफ है, ऐसे ही जर्नल में बनता है एलएफ, लेजर फोलियो। वैसे अभी मैंने जर्नल पढ़ाया नहीं, लेजर पढ़ाया नहीं, ये तो हमारा सेकंड लेक्चर है। तो बस अभी जान लीजिए, जब मैं जर्नल पढ़ा दूंगी, लेजर पढ़ा दूंगी, तब ये जर्नल जब हम पढ़ेंगे, जब लेजर पढ़ेंगे, तो ये फॉर्मेट फिर से हम डिस्कस करेंगे। अभी तो केवल आपको एक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो डेट है, पर्टिकुलर है, फिर जेएफ, फिर अमाउंट का कॉलम, फिर ऐसे ही डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट का कॉलम। ठीक, तो ये होता है बेसिक फॉर्मेट अकाउंट का। यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिखा है फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट फिर ऐसे करके आपको बनाना होता है, पहला कॉलम डेट का, पर्टिकुलर का, जीएफ का, अमाउंट का, और ये होता है डेबिट साइड। दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड है। सेम यही चीज यहाँ पे होती है, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ अकाउंट। अब ये जो अकाउंट बनाया जाता है, ये जो अकाउंट बनाया जाता है, ये केवल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन ही नहीं पता चलता। देखिए यहाँ पे जो फर्नीचर अकाउंट बनाया गया है, तो ठीक है, यहाँ पे अमाउंट पता चल रहा है, तो केवल अमाउंट ही नहीं पता चलता, इससे इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट है, प्लस इसका डायरेक्शन कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, डायरेक्शन भी पता चलता है। तो अकाउंट की बहुत इंपॉर्टेंस है। लेजर में आप अकाउंट ही बनाते हैं, सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। ठीक, तो दिस इज अकाउंट। अकाउंट का हिंदी में मतलब ढांचा, सॉरी, खाता। फॉर्मेट मतलब होता है ढांचा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टर्म पे। अगला जो टर्मोलॉजी है दैट इज लाइबिलिटी। अगला जो टर्म हम पढ़ेंगे वो है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इज द अमाउंट पेएबल बाय अ बिजनेस। किसी बिजनेस को जो भी अमाउंट पे करना है उसको कहा जाता है, वो उसकी क्या है, लाइबिलिटी है। कि कहीं से हमने उधार लिया है, हमें उसको पे करना है, तो ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। यहाँ पे हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस की ये लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी क्या है? एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, यानी किसी भी तरीके का फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दैट अ बिजनेस हैज टू पे एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टू अ पर्सन और अ बिजनेस। यानी किसी भी टाइप का फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो बिजनेस को पे करना होता है, किसी भी पर्सन को या किसी भी दूसरे बिजनेस को, से कहा जाता है लाइबिलिटी। ठीक,
अब सवाल ये आता है लायबिलिटी कितने टाइप की होती है। तो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ लायबिलिटी। इसमें हम कई टाइप की लायबिलिटी देखेंगे। ये देखिए, एक सेकेंड। ये देखिए डिफरेंट टाइप की लायबिलिटी। सबसे पहला लायबिलिटी को अगर मैं डिवाइड करूं तो सबसे पहले एक आती है इंटरनल लायबिलिटी, फिर आती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक। एक्सटर्नल लायबिलिटी को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक आती है नॉन करेंट लायबिलिटी, एक आती है करंट लायबिलिटी। अब सवाल ये आता है ये सब होती क्या है, क्या है इंटरनल लायबिलिटी, क्या है एक्सटर्नल लायबिलिटी, करंट नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, तो ये सब मैं बताती हूँ। पहले बात करते हैं इंटरनल लायबिलिटी की। इंटरनल लायबिलिटी क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटरनल यानी आंतरिक, यानी बिजनेस के अंदर ही जो लायबिलिटी है हमें किसी को पे करना है। इस नाम से तो यही समझ में आ रहा है ना, इंटरनल लायबिलिटी यानी बिजनेस के अंदर ही अगर किसी को पे करना है, दैट इज इंटरनल लायबिलिटी। तो इट इज बेसिकली द लायबिलिटी टुवर्ड द ओनर। बताया था ना, बिजनेस में ओनर ने पैसा डाला, जब बिजनेस शुरू किया तो ओनर ने बिजनेस में पैसा डाला, तो ये बिजनेस की लायबिलिटी है। ये इंटरनल लायबिलिटी है कि बिजनेस को ओनर को पैसा वापस करना है। ठीक है, तो दिस इज इंटरनल लायबिलिटी। तो इंटरनल लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी टुवर्ड द ओनर ऑफ द बिजनेस। जो ओनर ऑफ द बिजनेस है, जिसने इनिशियली या बाद में पैसा डाला है बिजनेस में, उसकी तरफ जो बिजनेस की लायबिलिटी बनती है उसको कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी। ठीक। अब इसी का जस्ट अपोजिट एक्सटर्नल लायबिलिटी। देखिए, ये बिजनेस है, ठीक, ओनर की तरफ इसकी जो लायबिलिटी हो गई वो इंटरनल मैटर है, इंटरनल लायबिलिटी। बट बाहर की दुनिया से अगर पैसा लिया है, किसी बैंक से पैसा लिया है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया है, या किसी दूसरे बिजनेस से थोड़ा लोन लिया है, तो ये सब क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी है। या किसी क्रेडिटर से रॉ मटेरियल क्रेडिट पे खरीदा है, उधार पे खरीदा है, तो ये भी क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। यानी बाहर बिजनेस में, बाहर मतलब मार्केट में किसी से पैसा लिया है, तो वो सब किस में आता है? एक्सटर्नल लायबिलिटी में। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी इज द लायबिलिटी, मैं ले लू, एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी टुवर्ड द आउटसाइडर, यानी आउटसाइडर तरफ जो लायबिलिटी बनती है बिजनेस, ठीक है, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, अदर देन ओनर। ओनर को छोड़ के बाहर किसी की तरफ भी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बनता है बिजनेस का, वो क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक। अब सवाल ये आता है कि एक्सटर्नल लायबिलिटी क्यों आती है? एक्सटर्नल लायबिलिटी बताया ना अभी, एक्सटर्नल लायबिलिटी आती है क्योंकि शायद बिजनेस ने किसी से पैसा लिया होगा, या लोन लिया होगा, क्रेडिट पे सामान लिया होगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बोरो किया होगा, तो इसलिए आती है। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी है फर्दर दो टाइप की होती है, बताया था। कौन कौन सी? नॉन करेंट लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी। तो देखते हैं क्या होता है नॉन करेंट लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी। देखिए, करंट मतलब क्या होता है? अभी। करंट मतलब यही है ना, करेंटली यानी अभी। तो अभी मतलब विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी क्या होती है? करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज, वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बिजनेस के, जो उसको एक साल के अंदर, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड के एक साल के अंदर जो लायबिलिटीज पे करनी है, जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पे करने हैं एक साल के अंदर, वो सब आते हैं करंट लायबिलिटी में। है? अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन लिया है, या क्रेडिटर को जो पैसा देना है, हमने उधार पे रॉ मटेरियल खरीदा, तो उधार ऐसा तो नहीं होगा 2 साल बाद आप पेमेंट करेंगे। उधार पे अगर सामान दिया है तो आपको एक साल के अंदर, बल्कि 6 महीने के अंदर उसका पेमेंट करना होता है। तो वो क्या है? करंट लायबिलिटी। तो देखिए मैंने लिखा है, करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है विच इज पेबल विद इन 12 मंथ, जो 12 महीने के अंदर पे करना है फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के एंड के 12 महीने के अंदर जो पे करना है, करंट लायबिलिटी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्रेडिटर हुए, बिल पेबल हुए, या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर लोन लिया है, ठीक है, तो ये सब होता है करंट लायबिलिटी। अगला क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी, अब देखिए, करंट मतलब एक साल के अंदर, नॉन करंट मतलब एक साल से ज्यादा ड्यूरेशन, यानी जो आपने लंबे समय के लिए 5 साल, 10 साल, 7 साल के लिए लोन लिया है अगर, ठीक है, पे करना है लेकिन उसका समय एक साल से ज्यादा है, तो वो क्या होगी? नॉन करेंट लायबिलिटी। तो देखिए, नॉन करेंट लायबिलिटी क्या है? वो लायबिलिटी विच इज पेबल, जिसको पे करना है आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, यानी एक साल के बाद जिन लायबिलिटीज का पेमेंट करना है, वो सब किस में आती है? नॉन करेंट लायबिलिटी में। जैसे लॉन्ग टर्म लोन हुए, डिवेंचर्स हुए, तो ये सब नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो हमने लायबिलिटी अच्छे से समझ ली। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टर्म। अगला टर्म क्या है? एसेट। अगला टर्म क्या है? एसेट। एसेट को हिंदी में क्या कहते हैं? संपत्ति। किसी भी बिजनेस के एसेट्स हैं, संपत्ति है, तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एसेट्स बेसिकली क्या होता है? एसेट्स आर एनीथिंग दैट हैज
करंट और फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू टू द बिजनेस। यानी एसेट कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसे रिसोर्सेज जिसकी करंट या फ्यूचर में इकोनॉमिक वैल्यू हो बिजनेस के लिए, उसको कहा जाता है एसेट। एसेट बेसिकली बिजनेस के वो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी। वो टेंजिबल या इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज होती हैं विच इज ओन्ड बाय द इंटरप्राइज, जो इंटरप्राइज ओन करता है, ठीक है, उसको एसेट कहते हैं। एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्स। एसेट इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट होता है फ्यूचर में। तो इन्हीं को कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के एसेट, ऑर्गेनाइजेशन की संपत्ति। एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग हुआ, मशीनरी हुआ, लैंड हुआ, इन्वेंट्रीज यानी जो स्टॉक वगैरह है वो भी तो ऑर्गेनाइजेशन के एसेट है। ठीक है, तो ये सब एसेट है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक। डेटर्स जो होते हैं, ठीक है, जिनसे आज नहीं तो कल पैसा मिलना है, जिन्होंने उधार पे शायद सामान लेके गए हैं, वो डेटर, वो भी एसेट है। कैश हुआ, बैंक हुआ। और अगर इनटेंजिबल एसेट की बात करें तो गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब भी एसेट है। ठीक, तो दीज आर द एसेट। अब सवाल ये आता है एसेट कितने टाइप के होते हैं। तो एसेट अभी कई टाइप के होते हैं, अभी बताऊंगी। तो मोटा मोटा डिवाइड करें तो तीन टाइप के हैं, नॉन करेंट एसेट, करंट एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट। नॉन करेंट, करंट एंड फिक्टिशियस एसेट। चलिए अब इनको डिटेल में देखते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक है, ये हैं डिफरेंट टाइप के एसेट। तीन टाइप के एसेट हमें देखने हैं, नॉन करेंट एसेट, करंट एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट। अब नॉन करेंट एसेट, तो हम नॉन करेंट एसेट में ही आता है आपका फिक्स एसेट। नॉन करेंट एसेट का ही पार्ट है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, एक है टेंजिबल एसेट और एक है इनटेंजिबल एसेट। तो ये जितने भी टाइप के हैं ना, ये सब अब हम नॉन करेंट, करंट एंड फिक्टिशियस। एंड नॉन करेंट एसेट में ही आता है आपका फिक्स एसेट, जिसमें दो फर्दर कैटेगरी होती है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट। चलिए शुरू करते हैं वहां से, नॉन करेंट एसेट। तो नॉन करेंट एसेट क्या होता है? तो देखिए मैंने बताया था, मैं लाइबिलिटी पढ़ा रही थी, मैंने बताया ना करंट मतलब करेंटली, अभी। तो नॉन करंट मतलब जो लंबे समय के लिए, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट बेसिकली क्या होता है, वो एसेट ऑर्गेनाइजेशन के, जो ऑर्गेनाइजेशन क्यों होल्ड किया है, क्यों होल्ड किया है, जो रीसेल के पर्पज से होल्ड नहीं किया है, वो एसेट ऑर्गेनाइजेशन ने होल्ड किया है ताकि फ्यूचर में उसको बेनिफिट हो, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑपरेशन करने में आसानी हो, ठीक है, प्रोडक्शन करने में आसानी हो। तो उन एसेट को कहा जाता है नॉन करेंट एसेट। देखिए लिखा है, वो एसेट जो ऑर्गेनाइजेशन होल्ड करी है, नॉट विद द पर्पज टू रीसेल, जिसे बेचने के पर्पज से नहीं रखा गया है, ठीक है, उसको किस पर्पज से रखा गया है, एज एन इन्वेस्टमेंट, एंड जो हेल्प करता हो बिजनेस ऑपरेशन में, बेसिकली प्रोडक्शन में जो हेल्प करता हो, जैसे मशीनरी वगैरह हुई, तो ये क्या है, नॉन करेंट एसेट। ठीक है, वो एसेट नॉन करेंट एसेट में आपके आएंगे वो एसेट्स विच आर हेल्ड बाय बिजनेस फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, यानी वो एसेट जो बिजनेस ने लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए रखा है। जैसे एग्जांपल इसका क्या हो सकता है, एग्जांपल जैसे फिक्स एसेट। फिक्स एसेट जैसे मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये क्या ऑर्गेनाइजेशन ने रीसेल के पर्पज से रखा होता है? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ने फर्दर प्रोडक्शन करने में आसानी हो, इससे मशीनरी वगैरह होती है। ठीक है, तो फिक्स एसेट इज अ पार्ट ऑफ नॉन करेंट एसेट। या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लंबे ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है, तो ये भी नॉन करेंट एसेट। ठीक, तो दिस इज नॉन करेंट एसेट। अब मैंने बताया था नॉन करेंट एसेट में एक टाइप क्या होता है, फिक्स एसेट। तो पहले हम फिक्स एसेट पढ़ते हैं क्या होता है। ठीक है, तो फिक्स एसेट क्या होता है, वो एसेट जो सेल के पर्पज से ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं रखा है, फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प मिल पाए, उस पर्पज से रखा है, ठीक है, उनको कहा जाता है फिक्स एसेट। तो देखिए, फिक्स एसेट वो नॉन करेंट एसेट होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ने रीसेल के पर्पज से नहीं रखा है, बल्कि अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के पर्पज से रखा है, उसे क्या कहते हैं, फिक्स एसेट। अब फिक्स एसेट फर्दर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक टेंजिबल और दूसरा इंटेंजिबल। तो फिक्स एसेट दो टाइप के होते हैं, एक हुआ आपका टेंजिबल और एक हुआ इंटेंजिबल। ठीक, यहां तक समझ में आया, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। अब जरा देख लेते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या होता है। देखिए, टेंजिबल क्या चीज होती है, जिसको हम छू सके, टच कर सके, देख सके, दैट इज टेंजिबल। तो टेंजिबल एसेट क्या होता है, टेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, मशीनरी हुआ, ये सब क्या है, टेंजिबल एसेट, जिसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये सब टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट जिसको हम, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है,
जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, इंटेंजिबल एसेट। जैसे एग्जाम्पल के लिए गुडविल, जैसे कॉपीराइट, जैसे पेटेंट, ठीक है, सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, तो वो सब क्या है, इंटेंजिबल एसेट। तो हमने 3 टाइप के एसेट पढ़ लिए, नॉन करेंट एसेट पढ़ लिया, फिक्स एसेट पढ़ लिया, 4 पढ़ लिए, टेंजिबल एसेट पढ़ लिया, इंटेंजिबल एसेट पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं करंट एसेट की। करंट एसेट क्या होता है? अगली स्लाइड पे देखते हैं करंट एसेट क्या होता है। देखिए, करंट एसेट नाम से ही समझ में आ रहा है, करंट मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो करंट एसेट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के वो एसेट होते हैं जो जिसको ऑर्गेनाइजेशन कैश में कन्वर्ट कर सकती है विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। जो 1 साल से कम ड्यूरेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन जिन एसेट को होल्ड करती है ना, उन्हें कहा जाता है करंट एसेट। जिनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है 1 साल के अंदर ड्यूरेशन में, ये कहा जाता है करंट एसेट। तो देखिए यहाँ पे लिखा है करंट एसेट क्या है, वो एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एंटरप्राइज with the purpose of converting them into cash within a short period। यानी वो एसेट जो ऑर्गेनाइजेशन होल्ड करती है उसका पर्पस क्या है कि उसको कैश में कन्वर्ट कर सके विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, यानी 1 साल के अंदर जिसको कैश में कन्वर्ट किया जा सके। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो स्टॉक होते हैं वो क्या ऑर्गेनाइजेशन हमेशा के लिए रखती है? नहीं, उसका प्रोडक्शन करके उसको बेच देना है, प्रोडक्शन करना है, फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है और बेच देना है। कि अगर रॉ मटेरियल है तो उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है, उसको बेच देना है। तो 1 साल के अंदर ये काम कर लेना है। फिनिश गुड भी है तो इसको बेच करके कैश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। या डेटर्स भी अगर है, डेटर मतलब अगर किसी ने हमसे उधार पे सामान लेके गए हैं तो वो हमें आज नहीं तो कल पेमेंट करेंगे, तो ये भी पैसा 1 साल के अंदर आ जाना है, तो ये भी क्या है, करंट एसेट। तो देखिए करंट एसेट में आपका आता है गुड्स मतलब इन्वेंट्री, डेटर्स आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी वो खर्चे जिसके लिए हमने थोड़ा सा एडवांस पे प्रीपेड पहले ही पेमेंट कर दिया है, तो ये भी करंट एसेट होते हैं। ये दोनों तो आप समझ रहे होंगे, इसका खास ख्याल रखिएगा। प्रीपेड एक्सपेंस जो होते हैं, जिन खर्चों के लिए हमने पहले से पेमेंट कर दिया है, वो क्या होते हैं, वो करंट एसेट होते हैं, ठीक। अब सवाल ये आता है कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या कोई कैश में कन्वर्ट होते हैं? 1 साल के ड्यूरेशन से कम में क्या ये कैश में कन्वर्ट होते हैं क्या? क्यों इनको करंट एसेट की कैटेगरी में रखा गया है? तो देखिए इसका कारण क्या है, बिकॉज द पार्ट ऑफ द बेनिफिट फ्रॉम सच एक्सपेंसेस इज अवेलेबल इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। यानी जिन खर्चों के लिए आपने सपोज करिए इस अकाउंटिंग पीरियड में पेमेंट कर दिया, तो इसका बेनिफिट अगले अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा ना, अगले फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा। इसका इस पेमेंट का जो बेनिफिट है, हमने अगर पेमेंट अभी कर दिया, आधा पेमेंट अभी कर दिया है, तो इसका बेनिफिट हमें अगले फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा। तो इसलिए एक तरीके से ये क्या हो गया, करंट एसेट हो गए, ठीक है। तो ये एक बात का ध्यान रखिएगा, प्रीपेड एक्सपेंस जो होते हैं ये करंट एसेट। अगला और आखिरी टाइप का एसेट जो है ना, दैट इज फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस मतलब क्या होता है, काल्पनिक। फिक्टिशियस मतलब होता है काल्पनिक, यानी वो एसेट्स विच आर नीदर टेंजिबल नॉर इनटेंजिबल। यानी वो एसेट जो ना तो टेंजिबल है ना इंटेंजिबल है, लेकिन उनकी खास बात क्या होती है, उनकी खास बात होती है कि जिस ड्यूरेशन में वो खर्चे इनकर हुए उनको देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, दे आर द, ये फिक्टिशियस एसेट में वो लॉसेस आते हैं, वो एक्सपेंसेस आते हैं विच आर नॉट रिटन ऑफ, जिन्हें राइट ऑफ उस फाइनेंशियल ईयर में नहीं किया जाता है जिसमें वो इनकर हुए हैं। फिक्टिशियस एसेट में वो लॉसेस, वो खर्चे आते हैं जिनको हम उस फाइनेंशियल ईयर में नहीं राइट ऑफ करते जिसमें वो इनकर हुए हैं, बल्कि आने वाले कुछ फाइनेंशियल ईयर में जिन्हें राइट ऑफ किया जाता है। तो ऐसे लॉसेस, ऐसे एक्सपेंसेस को फिक्टिशियस काल्पनिक एसेट कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है। जैसे एग्जांपल के लिए एडवर्टाइजिंग का खर्चा हुआ, या अगर डिस्काउंट या लॉस हुआ ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तो ये खर्चा जिस फाइनेंशियल ईयर में हुआ है उसमें नहीं राइट ऑफ किया जाता है, आने वाले कुछ सालों में इसे राइट ऑफ किया जाता है। तो ये क्या है, ये भी एक टाइप ऑफ एसेट है। तो हमने डिफरेंट टाइप के एसेट पढ़ लिए, टाइप के पढ़ लिए, ये पढ़ लिए हमने, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो टर्म, हमने एसेट काफी डिटेल में पढ़ लिया है, वैसे पता होना चाहिए सारे टर्म क्योंकि आगे यूज होंगे। अगला जो टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग वो नहीं जो कॉपी में बच्चे करते हैं, वो वाली ड्राइंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ड्राइंग की बात हो रही है कि अगर जो भी ओनर है बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कोई गुड्स विड्रॉ करे, गुड्स निकाले, ठीक है, या
कुछ कैश निकाले, कुछ अमाउंट विड्रॉ करे, तो उसको कहा जाता है ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग क्या है? ड्रॉइंग इज द अमाउंट विड्रॉ, यानी कुछ अमाउंट विड्रॉ करे या कुछ गुड्स निकाले अपने बिजनेस से, प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए, खास बात है अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है, तो इसको कहा जाता है ड्रॉइंग। ठीक। अब एक बात बताया था ना कि ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। ठीक है। ओनर ने बिजनेस में पैसा डाला है तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं कैपिटल। ठीक। और अगर ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाला है तो उसको क्या कहेंगे? मेरी बहुत खराब बन रही है, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ड्राइंग। निकाला है तो वो ड्राइंग है, डाला है तो वो कैपिटल है। ठीक है। और ये ड्राइंग की वजह से होता क्या है? ड्राइंग की वजह से कैपिटल रिड्यूस होता है। जैसे ओनर ने 1 लाख रुपए, एग्जाम्पल लेते हैं, 1 लाख रुपए का कैपिटल अपने बिजनेस में डाला था, फिर 10,000 का कुछ उसे पर्सनल यूज के लिए 10,000 का उसने निकाला कैपिटल। ठीक। तो बिजनेस में कितना बचा? 90,000 बचा कैपिटल। ठीक है। तो वही है, ड्राइंग रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट या कैपिटल ऑफ द ओनर। ओनर का जो कैपिटल है वो बिजनेस में रिड्यूस हो जाता है ड्राइंग की वजह से। ठीक है। तो दिस इज ड्राइंग, ये होता है ड्राइंग। ठीक है। अब एक बात और है, अभी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ठीक है। गोल्डन रूल पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन अभी मैंने ना गोल्डन रूल पढ़ाए हैं ना टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ाया है, क्योंकि ये तो मेरा है दूसरा लेक्चर। ठीक है। वैसे एक बात और है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैं बेसिक अकाउंटिंग मतलब बना पढ़ा चुकी हूँ, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये मैं दूसरी सीरीज शुरू कर रही हूँ। ठीक है। तो अगर आप पहले अकाउंट्स पढ़ चुके हैं तो आप जानते होंगे कि 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। कौन से? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। ये इन्फॉर्मेशन कॉमर्स वालों को ही समझ में आएगा जो पहले पढ़ चुके हैं अकाउंट्स। कि ड्राइंग की अगर हम बात करें कि ड्राइंग किस टाइप का अकाउंट होता है, क्योंकि यहाँ मैं टॉपिक ड्राइंग पढ़ा, मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो मैंने सोचा ड्राइंग के बारे में जितनी बातें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, तो ड्राइंग जो है किस टाइप का अकाउंट है? क्या वो रियल अकाउंट है, क्या वो नॉमिनल अकाउंट है, या पर्सनल अकाउंट है? तो ड्राइंग जो है, दिस इज पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है ना, तो ये इंडिविजुअल निकाल रहा है ना, तो ड्राइंग इज अ पर्सनल अकाउंट। एंड पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल हम जानते हैं क्या? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जो ओनर है वो रिसीवर है कि वो गिवर है? वो रिसीवर है। इसीलिए ड्राइंग अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। वही देखिए लिखा है, ड्राइंग इज डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट। जो ड्राइंग होती है, ड्राइंग अकाउंट, वो डेबिट होता है। ठीक है। तो ये क्योंकि ड्राइंग का टॉपिक में पढ़ा रही हूँ तो मैंने सोचा सारी बातें जो ड्राइंग के बारे में बता दूं। ठीक है। तो ये हो गया। फिर अब एक और बात आती है कि ड्राइंग अकाउंट जो है उसको बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट का अगर मैं फॉर्मेट बोलूं, यहाँ पे लाइबिलिटीज हैं, यहाँ पे एसेट्स हैं। ड्राइंग अकाउंट को कहाँ शो करते हैं? तो ड्राइंग अकाउंट को कैपिटल में से डिडक्ट किया जाता है। ड्राइंग अकाउंट को लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में से डिडक्ट करके शो किया जाता है। अभी मैंने बताया ना, ड्राइंग से क्या होता है? कैपिटल रिड्यूस होता है। जो ओनर था उसने 1 लाख का कैपिटल अपने बिजनेस में डाला था, 10,000 की कर दी ड्राइंग। ठीक है। तो ड्राइंग को कहाँ शो किया जाता है? बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड कैपिटल में से डिडक्ट किया जाता है ड्राइंग को। तो इस तरीके से ड्राइंग को बैलेंस शीट में शो किया जाता है। तो मैंने काफी बातें ड्राइंग के बारे में आपको, ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ जो अगला टर्म है ना, अगला टर्म क्या है? रिसिप्ट्स। ये मैं अगले लेक्चर में बताती हूँ। आज हम यहीं तक रखते हैं। ओके। तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं वाइंड अप करती हूँ। ये लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा था। ओके। और चैनल सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। और ये एक बार देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर। ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 3, उसमें भी हम कुछ और अकाउंटिंग के टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।